जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे आपका ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें 2 कक्षाएं हमारी हो चुकी थी। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि इनसे आज क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। साथ ही अगर मैं एसएससी के एग्जाम्स की बात करूं तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बनता भी तो है। अमन कुमार, शालिनी सिंह, सूरज यादव, अनुष्का, रोशनी वर्मा, हर्षिता, नीरज कुमार, सुशील यादव, सारे साथियों का स्वागत है। आज हम एक संगठन पर पहुंच चुके हैं साथी, जिसका नाम है आसियान। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान क्या बोलेंगे? एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कौन से समूह के हैं ये? साउथ एशिया के हैं। किसके हैं साथी? ये साउथ एशिया की कंट्री हैं, और साउथ में भी किधर? साउथ ईस्ट के। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं कि भैया इसमें कुल कितने देश हैं, तो अभी वर्तमान में इसमें 11 देश हो चुके हैं। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1967 8 अगस्त आसियान दिवस हो गया क्योंकि स्थापना हुई। हेडक्वार्टर साथ ही इसका जकार्ता है। क्या बोलेंगे? आसियान का हेडक्वार्टर क्या है? जकार्ता है। शुरुआत में इसमें साथी आपका 5 देश ही थे, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। वर्तमान के सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसियान में अभी कितने सदस्य हैं। बोलेंगे 11 हैं। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाते हैं, और 11वां जो सदस्य बना है वो तिमोर है। ठीक है, आप अक्सर देखेंगे इसमें साथी, अगर इसके देशों के नाम आप याद करेंगे तो बेकल एक जटिल स्थिति बनेगी, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। गुनसुन थंबनेल में डीएसएसबी क्यों है? क्योंकि ये क्लास हमारी डीएसएसबी में भी होती है बच्चे। बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे भैया? आसियान। आसियान का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? आसियान का नाम होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई, इसीलिए 8 अगस्त को हम आसियान दिवस मनाते हैं। संस्थापक सदस्य इसके 5 थे जब ये बना, लेकिन अभी सदस्य कितने हैं साथी? इसमें 11 हैं। और 11वां सदस्य कौन बना है ये आपको याद रखना ही होगा कि तिमोर बना है। क्या बना? तिमोर बना। अंकित चौधरी जी बहुत थैंक यू। बिम्स्टेक याद रख लेना, एक तो आपका आसियान से, एक सार्क से और एक बिम्स्टेक से। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछता है। क्या बोलेगा जी? बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष की स्थापना पर आपको सबसे ज्यादा गौर देना है? स्थापना 1997 में हुई। 97 आसियान की हुई 1967 में। ये क्या है? बिम्स्टेक का पूरा नाम पढ़े, बे ऑफ बंगाल। बी से हो गया बे, ठीक है, ऑफ बंगाल। आई से हो गया साथी इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव हम बोलते हैं साथी आपका किसको? एक पहल को। और मल्टी सेक्टोरल यानी कि बहुक्षेत्रीय, बहुत सारे क्षेत्रों में, टेक्निकल तकनीकी और इकोनॉमिक आपका आर्थिक। और कॉरपोरेशन नहीं है। कई बार फुल फॉर्म पूछता, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म एक ऑप्शन में देगा कॉरपोरेशन, एक में देगा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है साथी आपका सहयोग, और कॉरपोरेशन का मतलब होता है संगठन। तो बिम्स्टेक क्या बनेगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि टेक्निकल और इकोनॉमिक सहयोग के लिए। टेक्निकल किसको बोलते हैं? तकनीकी। इकोनॉमिक साथी बोलते हैं आपका आर्थिक रूप से। तो आर्थिक रूप से कुछ देशों ने समूह बनाया हुआ है जिसको हम बिम्स्टेक बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। अब सोचिए जरा, बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है? आप सारे लोग जानते होंगे कि बे ऑफ बंगाल भैया इधर है आपका, यानी इसके जो आसपास के देश हैं उन्हीं देशों ने मिलकर क्या बनाया हुआ है? बिम्स्टेक को बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे B4 क्या होता है आपका? बांग्लादेश। और B4 ही साथी भूटान। बांग्लादेश किधर है भारत की स्थिति में? इधर है। भूटान किधर है? इधर है। I4 अपना देश भारत है। M4 साथी आपका भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है। M में ही साथी आपका N बना हुआ है, नेपाल है। क्या बोलेंगे? नेपाल है साथी आपका। और S4 क्या है? भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है। और T4 क्या है आपका? थाईलैंड है। तो ये सारे वो कंट्रीज हैं जो किसके पास की हैं? बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं, जिन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया हुआ है कि हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे। किस फील्ड में? टेक्निकल और इकोनॉमिक फील्ड में, यानी तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से हम एक दूसरे की क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भी फटाफट से? एक दूसरे की मदद करेंगे। बहुत बढ़िया सर। आवाज बताएंगे भैया, एक बार ठीक नहीं आ रही है सर, ये टॉपिक बोरिंग सा लगता है। हाँ जी, क्योंकि संगठन में साथी कुछ जानने को होता नहीं।
इसीलिए तो बोलते हैं उसको वो फैक्चुअल है, इसमें कहानी जैसा कुछ नहीं है। हाँ शायद हम इतिहास पढ़ रहे होते तो बहुत सारी कहानियां होती, संगठन टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है। बिम्स्टेक के वर्तमान में साथी महासचिव कौन है? इंदिरामणि पांडे हैं, जो पहले भारतीय हैं। अच्छा मैंने बोले आपसे देश कितने हो गए? 4 तो यहाँ पर हैं आपके, 4 यहाँ पर हो गए। एक तो आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया और स्वयं भारत हो गया। तो कितने सदस्य देश हैं? 7 हैं। हेडक्वार्टर सबका महत्वपूर्ण है, मेंबर सबके महत्वपूर्ण है, और साथ में साथी क्या? स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक बोले एक बार आंखें बंद करके, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है आपका। 1997 में इसकी स्थापना हुई। 7 इसके सदस्य हैं। भारत के 4 तो ऊपर वाले, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर श्रीलंका, थाईलैंड और इंडिया हो गया। तो 7 इस तरह से सदस्य देश हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है बिम्स्टेक का साथी? आपका ढाका में है। ठीक है, वॉइस एकदम ठीक है, वॉइस एकदम ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से, सर नेपाल इज नॉट नियर टू बे ऑफ बंगाल। क्यों नहीं है नियर में? बंगाल साथी आपका, किसी साथी ने कहा हमारा नेपाल नहीं है, तो बांग्लादेश तो नियर है ना, यहां तक बांग्लादेश तक लगता है बंगाल खाड़ी, और नेपाल की दूरी ही साथी कितनी बचती है वहां से। इस तरह तो आप कहेंगे जी भूटान भी नियर बाई नहीं है, तो नियर बाई से मतलब ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि समुद्री सीमा है। ठीक है, वो नजदीकी है। आगे, एशियाई विकास बैंक एडीबी, फुल फॉर्म लिखें सारे साथी। एडीबी का पूरा नाम क्या बनेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब नाम से कैसा लग रहा होगा कि एशियन कंट्रीज के लिए होगा। तो कितने साथी बताएंगे क्या एडीबी सिर्फ एशियन कंट्रीज के लिए है? क्या इसमें जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ एशियन कंट्रीज हैं? तो आप कहेंगे नहीं। स्थापना इसका साथी आपका 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर क्या है इसका साथी? मनीला। मनीला किस देश की राजधानी है? फिलीपींस की। किसकी राजधानी है? वो फिलीपींस की राजधानी है। और फिलीपींस में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। शुरुआत में इसमें 31 सदस्य थे। आपको याद रखने एडीबी में वर्तमान में सदस्य कितने? तो वर्तमान में है 68। कितनी कंट्रीज हैं? क्या बोलेंगे? वर्तमान में 68 सदस्य हैं, जिससे कितने देश ऐसे हैं जो एशिया से हैं? तो याद रख लेना सारे देश एशिया से नहीं हैं। कुछ देश हमारे जो प्रशांत महासागर के आसपास के देश हैं, जिनको हम पैसिफिक कंट्रीज बोलते हैं, उनकी संख्या भी 19 इसमें है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मसतसुगु असावा हैं। और वर्तमान में उपाध्यक्ष, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, किसी भी भारतीय की उपस्थिति किसी बड़े मंच पर है तो वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कोई भी भारतीय यदि बड़े पद पर आसीन है साथी तो उससे हमेशा क्वेश्चन बनेगा। बहुत बढ़िया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, सनोज कुमार, करिश्मा शक्ति, शिवाकांत राजपूत, बहुत शानदार। बोलेंगे भाई भैया इसमें जो इंपॉर्टेंट मार्क हुआ सिर्फ वही। हाँ मैंने बताया है, मैं हर टॉपिक के पहले बताता हूँ आपको कि क्या जरूरी है। अगर आप सिर्फ हेडक्वार्टर, उनके एस्टैब्लिश ईयर, उनके वर्तमान में साथी किसी भारतीय की उपस्थिति वहां पर है, और उसमें कितनी कंट्रीज हैं, इतना भर भी याद रखेंगे और वही याद रखना है। ये नहीं पढ़ना है कि उसमें स्थापना के समय 31 सदस्य थे, कभी नहीं पूछा जाएगा। जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं बस। ठीक है आदेश भाई। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बोले, एडीबी। एडीबी में सिर्फ साथी एशिया के देश नहीं है, 19 पैसिफिक कंट्रीज हैं। 49 देश ऐसे हैं जो एशियन आपका हैं, यानी कि एशियाई देश हैं। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर हुई भैया? मनीला में हुई। 31 यानी कि 31 कंट्रीज थी शुरुआती दौर में। वर्तमान में क्या बोलेंगे? इसके अध्यक्ष कौन है? असाकावा हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? भारतीय अशोक लवासा हैं। कौन है? अशोक लवासा हैं। सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नहीं भाई साहब, आते थे, ये कहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब तो सिर्फ कभी पूछता है तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लेता है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। पहली प्रायोरिटी देता है हेडक्वार्टर को, दूसरी उसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर को, और तीसरा उसमें कितने सदस्य देश हैं। और तीसरा तो क्वेश्चन अब गायब हो चुका है। क्वेश्चन बस 2 बचते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर। और बहुत करके पूछेगा तो अभी हाल ही में कुछ चर्चित रहेगा, जैसे अभी मैंने बताया कि 11वां सदस्य देश तिमोर बना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत पूछता है, जिसको हम करंट अफेयर्स के माध्यम से पढ़ते भी हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल की बात करते हैं।
मुझे बताओ, राष्ट्रमंडल खेल हमने जाने थे, तो राष्ट्रमंडल देश आप क्या समझते हैं, कौन से देशों को हम राष्ट्रमंडल कहते हैं? राष्ट्रमंडल एक बाल्फोर घोषणा होती है 1926 में, और स्थापना हुई 11 दिसंबर 1931 को वेस्टमिंस्टर में एक साथी आपका संधि हो गई। अब कई साथियों का मैं क्वेश्चन पहले से देखता आया हूं कि भैया अगर कॉमनवेल्थ का स्थापना 1931 में हुआ तो पहले राष्ट्रमंडल खेल तो हैमिल्टन में 1930 में हुए थे, हम सब करें ये बात जानते हैं। तो भैया अगर राष्ट्रमंडल नहीं बना था तो कैसे उनके खेल पहले हो गए थे, एक साल पहले? तो आप कहेंगे क्योंकि बाल्फोर घोषणा हो चुकी थी, फाइनल इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था, तो बाल्फोर घोषणा के अधीन ही इनको कराया गया 1930 में। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हेडक्वार्टर कहां पर है राष्ट्रमंडल? क्योंकि ब्रिटेन के उपनिवेश देशों का यह समूह है, लंदन में। सदस्य देश इसमें 54 है। अब इस क्वेश्चन को पूछ लेगा 54वां सदस्य देश, और सदस्य देश कितने हैं? कॉमनवेल्थ डे ये 24 मई को मनाया जाता है। क्यों 24 मई को? ऐसा क्या है? क्या इस दिन राष्ट्रमंडल बना था? नहीं जी भाई साहब, ये ब्रिटेन की महारानी का बर्थडे है, और ब्रिटेन की महारानी के जन्मदिन को ही कॉमनवेल्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर कल क्लास ऑफ रहेगी क्या? जी हाँ अंकित चौधरी, मैंने पहले ही बताया था, साथ ही 10 तारीख को क्लास ऑफ रहेगी। शक्ति कुमारी ने कहा है ब्रिटिश रूल्ड कंट्रीज को हम कॉमनवेल्थ कहते हैं। ठीक है भाई साहब, आपका उत्तर एकदम ठीक है। शालिनी जी आपने ठीक कहा है, ब्रिटेन के उपनिवेश में जो देश थे जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे। मीनू रूहिल, मतलब आपकी परिभाषा ठीक है, लेकिन गुलाम शब्द का इस्तेमाल मत किया करो, एटलीस्ट भारत के संदर्भ में तो ना करो। भारत के बारे में तो कम से कम बोलना शुरू करो कि उपनिवेश थे। जैनुल अख्तर ठीक लिखा है, विच कंट्रीज हु गॉट्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन। सही है, ब्रिटेन नहीं, ब्रिटिश रूल बोलेंगे। राष्ट्रमंडल ठीक है। राष्ट्रमंडल के बाद में आता है आपका ओपेक, ऑयल ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये साथी वो सारे देश हैं जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। आप अक्सर देखोगे ओपेक में से ये दूसरे तीसरे महीने किसी देश को बाहर निकाल देते हैं, फिर शामिल कर लेते हैं ओपेक को, फिर हटा देते हैं, फिर शामिल कर लेते हैं। इनकी बहुत बैठकें होती हैं। आपको याद रखना है सिर्फ ओपेक में स्थापना 1960 में हुई, और साथ ही बगदाद में एक समिट हुआ था। भाई भारत क्या तेल का एक्सपोर्ट करता है? भारत में तो बहुत कम तेल पैदा होता है, हम लोग तो तेल पर निर्भर हैं उसका इंपोर्ट कराने के लिए। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी साथी अर्थव्यवस्थाएं वो तेल के उत्पादन पे ही चलती हैं। जैसे आपने देखा होगा अरब कंट्रीज, उनके पास बहुत तेल है भैया, बहुत तेल है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? वियना में। इसमें 14 सदस्य देश हैं, कभी ये साथी 13 हो जाते हैं, कभी 15 हो जाते हैं, कभी पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, ये सारे वो देश हैं जिनके पास तेल के कुएं हैं। भैया हमारे पास भी होता एक। तो क्या बोलेंगे? ओपेक कब होता है? बगदाद में एक समिट होता है 1960 में, बगदाद में सम्मेलन हुआ साथी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? वियना। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बहुत बढ़िया। शक्ति कुमारी बता रहे हैं उनका भी बर्थडे है 24 का। ये बहुत सही है, ऐसे समझ लो कि मेरे बर्थडे पर मनाया जाता है। ठीक है, हाँ अंगोला को बाहर करने की बात हुई थी, फिर उसको शामिल किया गया। ब्रिक्स, ब्रिक्स बोलेंगे। ब्रिक्स कौन से देश हैं? ब्रिक्स की स्थापना हुई 2009 में, और ब्रिक्स को सीरियस लेना, इससे एसएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बाद में साथी पहले 4 देश थे। B4 क्या है आपका? प्यारा देश भारत है, भारत। R से क्या है साथी? यहां पर रशिया है, रशिया है। I से क्या है साथी? यहां पर आपका, सॉरी B से मैंने भारत बोल दिया, B से ब्राजील ले लेते हैं, I से इंडिया लेंगे। B से ब्राजील लें पहले, ब्राजील। I से साथी अपना प्यारा देश इंडिया। C से साथी आपका चाइना। तो ये शुरुआत में 4 देश थे। 5वां देश कौन जुड़ा आपका? साउथ अफ्रीका। और इन देशों ने मिलकर के अपना एक बैंक बनाया, ब्रिक्स कंट्रीज ने, जिसको हम बोलते NDB। बहुत पूछा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू नेशनल डेवलपमेंट बैंक मत लिख देना, न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना? 2014 में बना, जिसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका एस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर। ब्रिक्स को ही साथ ही हम R5 कहते हैं। एक बार इमेजिन करिए कौन कौन से देश हैं? ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, और 2010 में 5वां कंट्री जुड़ा साउथ अफ्रीका। एक बैंक बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक, 2014 में बनाया संघाई में, जिसका हेडक्वार्टर है।
इसी ब्रिक्स को साथी हम R5 के नाम से जानते हैं। क्यों जी? क्योंकि दोस्त इसमें जो 5 कंट्रीज है ना, उन सबकी करेंसी का नाम आर से शुरू होता है। आर से क्या बोलेंगे? ब्राजील की करेंसी क्या है? रियाल। रूस की क्या है? रूबल। इंडिया की क्या है? रुपया। चाइना की रेनमिनबी। चाइना की युआन मत बोलना, वो अब चेंज हो चुका है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की रैंड है, क्या बोलेंगे? R5। कुछ साथी लिख रहे हैं ओपेक की कंट्रीज के बारे में। दोस्त वही स्टेटमेंट मैंने दिया कि ये दूसरे महीने निकाल देते हैं किसी को, इसीलिए उनसे कभी क्वेश्चन बनता नहीं, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? R5। R5 क्यों कहते हैं जान चुके, क्योंकि इनकी करेंसी का जो नाम है वो आर से शुरू होता है। ब्रिक्स 2022 चाइना में हुआ, ब्रिक्स 2023 आपका साथी साउथ अफ्रीका में, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्रम से होता है, जैसे ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। अब जैसे साउथ अफ्रीका में हो चुका, तो अगली बार किस में होएगा आपका? ब्राजील में। अब ब्राजील ने कर दिया इनकार, तो फिर कहां पर होगा आपका? रूस में। मान के चलो रूस भी इंकार कर दे, भैया हम नहीं कराएंगे, फिर भारत में होगा। भारत भी इंकार कर दे, फिर चाइना में। अगर भारत एक्सेप्ट भी कर ले तो इंडिया में होगा, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, फिर रूस, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो इसके सम्मेलन हमेशा क्रम से होते हैं। देखो, तो पहला 2022 वाला कहां पर हुआ? चाइना में हुआ। तो अगला वाला कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका में। बात मेरी समझे? जैसे अगला होगा ब्राजील, वो मना कर दे, ठीक है, तो फिर रूस में होगा। रूस भी मना कर दे तो फिर उससे आगे वाले में होगा, ठीक है। चेतन चंदवाला, बहुत बढ़िया जी, बहुत ठीक। राकेश प्रजापति, एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। 23 जून, संजू आगे आए। शिखर सम्मेलन के बाद जारी जोहान्सबर्ग घोषणा 2023 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 2024 सम्मेलन रूस में आयोजित क्रमवार ब्राजील में आयोजित होता, लेकिन यह रूस के कजाकिस्तान शहर में होगा। क्यों भैया? ब्राजील में होता और आपका अब रूस में होगा, तो इसका मतलब क्या है? ब्राजील ने डिनाई कर दिया इसको एक्सेप्ट करने से, तो अब कहां पर होगा? रूस में होगा। तो अगला जो सम्मेलन होगा साथी वो कहां पर होगा? रूस में। पिछला वाला कहां पर हुआ था? पिछला वाला कहां पर हुआ था साथी आपका? आप कहेंगे भैया साउथ अफ्रीका में। होना ब्राजील में था क्रम के अनुसार, लेकिन ब्राजील ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ब्राजील की जगह अब कौन करेगा? तो बोलेंगे फटाफट से, सर ओपेक में जितने सदस्य देश हैं उनके यहाँ पानी नहीं होता क्या? होता है, लेकिन पानी कम है, ठीक है। तेल ज्यादा है, ठीक है, तेल की कीमतें भी ज्यादा है, पानी की कीमत कम है। बहुत बढ़िया। कृष्ण वर्मा जी का क्वेश्चन है, सर क्या हम जान सकते हैं भारत में कोई हेडक्वार्टर क्यों नहीं बना? दोस्त इसके बारे में मैं बता चुका आपको पहले ही। देखो, जहां पर परिवेश होता है, आपको मान के चलो आपको इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, तो आप इंडस्ट्री कहां पर लगाओगे? सोचो, आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उसको अपने गांव में लगाओगे, या किसी ऐसी जगह आप लगाएंगे जहां पर पहले से इंडस्ट्रियल जोन हो। किसी इंडस्ट्री को बनने के लिए जो आपका फाइबर लाइन चाहिए, जो साथी आपका वहां पर इंटरनेट की लाइन चाहिए, वो सब अवेलेबल होंगे तो वहीं बिजनेस करोगे ना। अब खेती को आप शहर में नहीं कर सकते, खेती गांव में होगी। तो किसी भी जगह के होने के लिए वहां पर क्या परिवेश है? जैसे आप सोशल साइट्स देखते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए। क्योंकि वहां पर उस तरह के माहौल में, वहां उस तरह की सुविधाएं हैं जो चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि भारत में कोई नहीं बना रहा, क्योंकि भारत ने कोई पहल नहीं की किसी मामले में। अब भारत कोई संगठन बनाएगा, आमंत्रित करेगा, तो अपने यहाँ भी हेडक्वार्टर रखेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जेनेवा में ज़्यादा हेडक्वार्टर क्यों है? क्योंकि वहाँ पर परिवेश है उस तरह का। तो सब सोचते हैं कि बाकी कंप्लाइंसेस के लिए कहीं और क्यों जाना पड़ेगा, तो यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देश वही हैं सारे के सारे, बहुत सारे देश कॉमन है, बार 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 बार, तो एक ही जगह वो कॉमन चुनते हैं हमेशा। आप भी चुनेंगे ऐसी ही जगह, समझे बात को? बोलेंगे भाई कोई परेशानी? बिल्कुल संदीप भाई। सर क्या जब तक जितने टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उतने ही रहने दें? हाँ, ये कर सकते हैं, क्योंकि अब हम, अगर मैं बात करूं, एक एक बार बस पीडीएफ जरूर देख लेना बाद वालों की, है ना। पीडीएफ जरूर देख लेना, क्योंकि अब महत्वपूर्ण चीजें हम लगभग कर चुके हैं, ठीक है।
भैया ब्रिक्स के जो देश हैं, हाँ ये यूरोप यूरोप का हो गया जैसे, तो ये लोग ये बड़े देश हैं सारे। रूस हो गया जैसे आपका क्षेत्रफल में, भारत हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील, ये सारे के सारे आपका विकसित और डेवलपिंग कंट्रीज का एक समूह था जो अपने आप को विश्व पटल पर बहुत मजबूत दिखाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ब्रिक्स को बनाया। ठीक है। यूनेस्को, यूनेस्को के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। यूनेस्को की बताएं मुझे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल हेरिटेज, आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मैंने कितनी बताई थी आपको? इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक और सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 1945 में और भारत सदस्य बना 1946 में। सदस्य देश इसमें वर्तमान में 195 में है और फिलिस्तीन 195वां देश था, पैलेस्टाइन। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। ठीक है, क्या बोलेंगे? यूनेस्को की पहली जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई 1946 में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसमें उस टाइम पर कुल 30 देश थे, तो वर्तमान में कितने हो चुके हैं देश? आपका 195, और 195वां कौन है? पैलेस्टाइन है। हेडक्वार्टर पेरिस है और यूनेस्को बना है 1945 में। यूनाइटेड नेशंस, ई फोर क्या है? एजुकेशनल, एस फोर साथी आपका साइंटिफिक और सी फोर साथी आपका कल्चरल और ओ फोर ऑर्गेनाइजेशन है। भारत इसका सदस्य कब बनता है? तो क्या बोलेंगे? भारत आपका इसका सदस्य 1946 यानी इसकी स्थापना के अगले वर्ष बना। ठीक है, इसके अगले वर्ष बना। वर्तमान में महानिदेशक आंद्रे एंजेलो हैं और 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। ठीक है, यूनेस्को द्वारा बनाया गया। दुनिया में कुल 1154 स्थल हैं यूनेस्को के, जुलाई 2021 तक। सबसे ज़्यादा इटली में है, चाइना में दूसरे नंबर पर हैं। मुझे बताओ भारत में कितने स्थल हैं? भारत में कितने स्थल हैं? बहुत सारे साथियों ने तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 42 लिख दिए। दोस्त सिलेक्शन से बिछड़ जाओगे। जो साथी 15 आंसर दे रहे हैं वो सब ठीक हैं एकदम। रोशनी वर्मा, सृष्टि तोमर, अंजलि पाल, करिश्मा, बहुत बढ़िया। आमिर खान का उत्तर गलत था, 42 बता दी थी उन्होंने। तो क्या बोलेंगे? अभी अगर हम बात करें तो भारत में कितनी है साथी? 42। क्या है वो यूनेस्को की साइट है, यूनेस्को साइट है। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें अध्यक्ष की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यानी आने वाला जो ये वर्ष है 2024, इसका जो जुलाई महीना होगा, इसमें यूनेस्को की जो धरोहर समिति का अध्यक्ष है उस भारत को चुना गया है। ठीक है, विश्व धरोहर समिति में 21 देश शामिल हैं और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा है। तो भारत में यूनेस्को के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो क्या बोलेंगे? विशाल वी वर्मा। कौन है ये? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एक बात बताओ, सारे दोस्त 3 बजे की क्लास कर रहे हो या नहीं? भारत में यूनेस्को के द्वारा 42 धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं। 22 आपके साथी क्या हैं? आपका बोलेंगे जी, हम बोलेंगे यूनेस्को की साइट है हमारी। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर का गलापागोस आइलैंड था, पूरी दुनिया में सबसे पहले। जैसे मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने आपको यूनेस्को की साइट पढ़ाई, मुझे बताओ भारत की पहली साइट कौन सी है जो यूनेस्को में शामिल हुई? तो याद है 1983 में भैया आगरा का किला भी हुआ, अजंता हुआ, एलोरा हुआ और आपका ताजमहल भी हुआ। वो चारों कब की है? 1983 की है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई दिक्कत? तो इक्वाडोर का क्या था साथी? आपका गलापागोस आइलैंड था। G7, ये सारे विकसित देश हैं। G7 स्थापना 1975 में। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। कनाडा इसमें साथी 1976 में जुड़ा था। ठीक है, रूस इसमें सबसे बाद में 1998 में जुड़ा, लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो रूस को इन्होंने बाहर कर दिया और अभी ये 7 कंट्रीज हैं। तो जैसे ही रूस शामिल हुआ था तो क्या बन गया था? ये G8, लेकिन G8 से वापस क्या बन गया? G7। इसको हम बोलते हैं जज जर्मनी, जापान, जज CAB, जज कैब में बैठ के गया FIR करने, FIR, R फॉर रूस को अब इन्होंने हटा दिया। 8 देश थे। ठीक है, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन,
फ्रांस, इटली, रूस ये साथी विकसित देशों में भी हैं हमारे। तो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये विकसित देश हैं हमारे, और विकसित देशों का जो समूह है उसी को हम जीएस कहते हैं। क्या बोलते हैं, जी एस नहीं, G7 कहते हैं। जी एस बोले तो एस फॉर 7 और जी फॉर ग्रुप। जी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ग्रुप। सारे बोले जी फॉर क्या है, ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है ये, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। तो बहुत बार पूछता निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप है जिसमें भारत शामिल नहीं है, तो ऑप्शन अक्सर आपको G7 लिखा हुआ मिलेगा। G7 में कहीं भी इंडिया है, ध्यान से देखें, तो आप कहेंगे नहीं, G7 में नहीं है। बहुत बढ़िया सर, एप्लीकेशन में मेरी जीएस की कई क्लास छूट गई हैं भाई, उनकी फिर भी पीडीएफ तो एक एक बार देख ही लो यार, बाकी 3 बजे का सेट करते हो तो अच्छी बात है। आ गए। अब आते हैं G20। G20 की अगर हम बात करते हैं साथी, G20 में कितना, ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स है। ये दरअसल में जो 20 देश हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स और वहां के जो केंद्रीय बैंक हैं उनके गवर्नर्स का एक समूह है। जैसे मैं आपसे पूछूं भारत का साथी सेंट्रल बैंक कौन सा है, सारे दोस्त उत्तर देंगे भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो आप कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो 20 ऐसे देश हैं और उनके रिजर्व बैंक और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो मिलकर के ग्रुप बनाते हैं। स्थापना 1999 G20 की। अब दरअसल में हम लोग सोचते हैं G20 में क्या साथी आपका सिर्फ 20 देश है, नहीं, 20 ग्रुप्स हैं आपका, 20 यूनिट्स हैं। 20 यूनिट कौन कौन सी हैं, 19 तो देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आपको पढ़ा चुका हूं। सारे साथियों का एक स्वर में उत्तर चाहिए कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज मैंने आपको बताई। उनमें से कई देश मैंने आपको बताए थे जो यूरो अपनाते हैं, एक बार आंसर करेंगे। तो भारत 1 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ये कर चुका है। ठीक है, करेगा नहीं, कर चुका है, अध्यक्षता किया। ठीक है, अध्यक्षता किया की जगह लिखें अध्यक्षता की। G20 की 2023 सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, बहुत चर्चित रहा था साथी। 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शेरपा कौन रहे थे, अमिताभ कांत। शेरपा का मतलब होता है प्रमुख व्यक्ति, जिन पर इसका आयोजन की बाहर था। कौन थे, अमिताभ कांत थे, अमिताभ कांत। अच्छा मुझे बताएंगे, इस बार की खबर आपने करंट अफेयर्स में सभी ने पढ़ा होगा कि कौन से संघ को शामिल करने की बात इस बार की गई, जिससे ये G20 जो था इसको G21 बनाया गया। तो G21 जब बनाया गया तो साथी किसको, अफ्रीकन यूनियन को, किसको, अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल करने की बात की गई। कहां पर, हमारे भारत देश में, ये बात जानते होंगे। तो G20 किस तरफ मूव हुआ, G21 की तरफ, G21 की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों के उत्तर गलत भी हैं, लेकिन कई साथियों ने, बहुत ज़्यादा साथियों ने उत्तर ठीक दिया है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। बहुत सारे साथियों का उत्तर, कुछ ने 192 लिख दिया है, किसी ने अपने पास से 175 लिख दिया है। बेटा आप कब पढ़ेंगे, ये सारे साथी उत्तर सही देते हैं तो इनको उत्तर कैसे पता है, इसका मतलब है आप रिवीजन नहीं करते, आप एक अच्छे स्टूडेंट फिर नहीं है। कब आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, 195 का क्या मतलब है, ये तो एक तुक्का हुआ। बहुत सारे साथियों ने तो सारी बात लिखी, 27 देश हैं, 20 यूरो अपनाते हैं। सुमन मुंडा जी, संदीप लोधी, करिश्मा, बार बार ये बच्चे ठीक आंसर देते हैं। सिलेक्शन के दावेदार भी वही रहेगा जो अपना रिवीजन अच्छे से करता है। आगे आएंगे, AIIB, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक एक बार पढ़ लें। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, स्थापना 2015 में हुई और मुख्यालय इसका बीजिंग में है। G4 ये सारी वो कंट्रीज हैं जो कहती हैं कि हम UN में स्थायी सदस्य बनेंगे। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, सारी की सारी कैसी कंट्रीज हैं साथी, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो G4 में भारत है या नहीं है, बोलेंगे G4 में भारत है या नहीं है। अच्छा G20 में भारत था या नहीं था, जी हाँ। G4 में भी इंडिया अभी तक हमने पढ़ा है। G20 में भैया भारत है कि नहीं है, जी भैया है भारत, लेकिन किस में नहीं था, तो हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज में नहीं है। ठीक है, G77 भारत इसका हिस्सा है, क्या बोलेंगे, याद रख लेना, इंडिया इसमें शामिल है। लेकिन G77 अब G77 नहीं रहा है, ऐसे नाम आता है कि G4 में तो भैया चलो 4 कंट्री हैं, G7 में 7 कंट्री हैं, G20 भी समझ में आता, वो 21 हो गया, चलो अब
लेकिन ये इमेज मत बना लेना कि G77 में 77 कंट्री है, तो गलत हो जाएंगे। तो G77 क्या बोलेंगे, 1964 में बना। G77 समूह विश्व के जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश हैं, उनका एक समूह है। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों की अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा समूह है जो विकासशील देशों की बात करता हो यूएन में। तो क्या बोलेंगे भैया, बात करता हो तो आप कहेंगे भैया वो G77 है। इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में हैं, जेनेवा, नैरोबी, रोम, वियना, वाशिंगटन डीसी। जेनेवा में मुख्यालय, मुझे बताओ G77 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। 77 तो इसके फाउंडर मेंबर थे, इसीलिए इसका नाम G77 है, ठीक है। लेकिन तब से संगठन के अनुसार इसका विस्तार 134 सदस्य देशों में हो गया है। पाकिस्तान के पास 2021 में लास्ट अध्यक्षता रही। बहुत बढ़िया। प्रवेश बेटा पढ़ लो प्लीज। देखो प्रवेश ने क्या लिखा है, पिपार कब होगा, पिपार कब होगा, अब बता दो इनको पिपार कब होगा। बेटा इस क्लास को आप करने आए हो तो सीधी सी बात है, इंग्लिश तो होगी CHSL में भी, MTS में भी, CPO में भी, CGL में भी। तो भाई कैसे बात बनेगी, पिपार लिखोगे। आज तक पेपर की स्पेलिंग ही नहीं जानी। सर G4 में जी का क्या अर्थ है, अखिलेश गलोरिया जी अभी बताया था जी क्या है, सारी क्लास जानती है, आप सो गए थे क्या। G4 ग्रुप। तुम छोड़ छोड़ के क्लास तो नहीं देखते हो, ऐसे क्लिक कर करके छोड़ छोड़ के, तुमको कैसे नहीं पता होती है कॉमन चीजें। बेटा पेपर की स्पेलिंग लिखनी सीखनी होगी। मैं ये मान सकता हूं कि आपने नहीं जानी होगी, लेकिन आप देश की सेवा करने जाएंगे किसी भी एक डिपार्टमेंट में, तो लोग आपको नहीं पकड़ेंगे कि भैया आप चीटिंग से शामिल हो गए हैं क्या। कॉमन चीजें तो जान लो भाई। मान लिया चलो अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत लोगों की नहीं होती, मेरी नहीं है, लेकिन जो कॉमन वर्ड्स हैं वो तो जानने होंगे ना। रिक्वेस्ट है मेरी, ये सीखो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख जाएंगे, पेपर नहीं लिखना है, बात खराब हो जाएगी। रेड क्रॉस, ये साइन किस एड का है बताएंगे, मेडिकल एड, चिकित्सीय सहायता। 8 मई को हम रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 8 मई 1863 को क्या हुआ था, हेनरी ड्यूनेंट ने स्थापना की थी रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस जो कि जान जाने से बचाता है। तो ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। जेनेवा मुझे बताएं किस देश में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और रेड क्रॉस नोबेल कितनी बार पा चुका है, 3 बार। ये कब मिला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मिला। ये आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 चला, उसके दौरान, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड पर क्या की, घायल सैनिकों की मदद की। ऐसे नहीं किसी एक पक्ष के, सबकी मदद की, ठीक है। 1963 ये साथी 100 वर्ष पूरे हो गए आपका किसको, रेड क्रॉस की स्थापना को। अब कोई नहीं हंसेगा, बस इतना ही हंसना था। क्या बोलेंगे, 100 वर्षों तक। क्या बोलेंगे, इसकी स्थापना हुई 1863, तो उसकी स्थापना के 100 वर्षों की खुशी में। इंटरपोल जानते हैं, जो कोई बड़ा अपराधी होता है एक देश से ज्यादा देश में, जैसे डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो मतलब वो एक से ज्यादा देश के लिए अपराधी है। और एक से ज्यादा, क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा देशों के लिए अपराधी है, तो इसका मतलब क्या हुआ साथी आपका, कि भैया ये आपका 1923 में इसकी स्थापना हुई, तो उसके लिए इंटरपोल आएगा, इंटरनेशनल पुलिस। फ्रांस के लियोन्स में उसका हेडक्वार्टर है। जी भाई साहब, आज रेड क्रॉस डे है। रक्तदान के बारे में मैं समझूंगा कि आप सब जानते होंगे, और तुमको सारी चीजें बतानी पड़े तो फिर तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, उतना पता होना चाहिए। बोलेंगे भैया नोबेल प्राइज भैया इन्हीं के पैसों से दिया जाता है। नहीं दोस्त, इनके पैसों से नहीं दिया जाता, ये पहले हैं नोबेल पाने वाले। पैसे से तो वो आपका अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पैसों से दिया जाता है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पैसों से, ठीक है। कोई दिक्कत, ये इंटरपोल हो गया साथी आपका। अरब लीग, अरब के देशों का 1945 काहिरा का है, ना भी याद रखें तो बात बनेगी। अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, पूरी दुनिया में जो व्यापार है उसके विकास को लेकर के चिंता करता है कौन, अंकटाड।
स्थापना 1964 में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय अंकटाड यानी यूएन, जिनके आगे यूएन लगा हुआ है ना, इसका मतलब यूएन के ही अंग हैं। क्या बोलेंगे, 6 ऑर्गन्स में से नहीं है लेकिन सपोर्टेड बाय यूएन है। क्या बोलेंगे, मुख्यालय जेनेवा, अध्यक्ष इसका साथी हलीम मोहम्मद। सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार होता है, सदस्य इसके 195 हैं। यूएनडीपी, ये भी किसका संगठन है, यूएन का। यूएनडीपी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरी दुनिया किस तरह से विकास कर रही है उसके आंकड़े बनाता है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, स्थापना 1965, मुख्यालय इसका साथी न्यूयॉर्क में है। और मैं कहूँ यूएन के अंगों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूएनडीपी। अध्यक्ष स्टेनर हैं। और एचडीआई के आंकड़े, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको आप बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है। मानव विकास कि मनुष्य विकास कर रहा है या नहीं, जिसमें आपका क्या बोलते हैं, आपकी जो शिक्षा प्रणाली है, आपकी जीवन प्रत्याशा क्या है, साथ ही आपका लिटरेसी रेट क्या है, बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब आते हैं हम यूनिसेफ पर। ठीक है, यूनिसेफ पर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर रेड क्रॉस डे तो कल था। हाँ जी भाई साहब, आज 9 तारीख है, बिल्कुल ठीक है। वो एक दोस्त ने लिखा है, मैं उसकी बात पढ़ रहा था, उसने लिखा था कि आज रेड क्रॉस डे है, तो मैं तो उसकी बात पढ़ रहा था। हाँ, आज रेड क्रॉस डे है। आज कैसे हो जाएगा, 8 मई को है रेड क्रॉस डे, आज 9 मई है। भाई हमारा तारीख भूल गया होगा। ठीक है, आगे आएंगे। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था ये, लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, इसमें से चिल्ड्रंस में से जो इमरजेंसी, हमने बोला बच्चों की कैसी इमरजेंसी, सिर्फ चिल्ड्रंस फंड बोल दो इसको। तो अभी इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं उनकी मदद के लिए यूनिसेफ काम करता है। स्थापना इसकी कब हुई, जब भारत यूनेस्को का सदस्य बना 1946 में। यूनिसेफ हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का क्या बोलेंगे, न्यू तरीके से करना है सेफ सबको, यूनिसेफ क्या बोलेंगे, न्यूयॉर्क। प्रमुख है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी। भारत में इसका पहला कार्यालय नई दिल्ली में 1952 में स्थापित किया गया था। तो यूनिसेफ का कार्यालय भारत में कब खुला। तनुज नेगी, एक ही बात को बार बार मत लिखा करो बच्चों, एक ही बात को क्यों लिखते हो, एक बार बोल दिया करो, मैं सबकी बातें देखता हूँ। एक ही कमेंट किए जा रहे हैं, सर अब इनको एबीसीडी सिखानी पड़ेगी। तो तुमको तो सीखने की जरूरत नहीं है ना, उस भाई को जो सलाह देनी थी वो दे चुके हम, क्यों परेशान हो रहे हैं आप। बहुत बढ़िया। हाँ ये ठीक है, हिमांशु कुमार जी कह रहे सर मुझे लगा आज तो रिकॉर्डेड क्लास हो गई, 8 मई को रिकॉर्ड की हुई क्लास होगी। नहीं भाई साहब, रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड जब क्लास होती है तो मैं आपको बता ही देता हूँ खुद ही। मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम उम्र की सद्भावना राजदूत, सद्भावना राजदूत मतलब दुनिया भर में बच्चों की सहायता के लिए मैसेज देने को, क्या बोलेंगे, मैसेज देने को इनको तैयार किया गया। क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको बोलते, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका साथी जापान हो गया और अमेरिका हो गया। तो क्या बोलते हैं, 4 भुजाओं वाले को आप क्या बोलते हैं, ये 4 दिशाएं हैं। यहाँ पर आपका भारत हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और आपका अमेरिका हो गया। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाता है। तो इसकी स्थापना 2007 में हुई। और कौन कौन से देश हैं, भारत है, क्या बोलेंगे, भारत इसमें शामिल है, जी हाँ भारत इसमें शामिल है। कौन कौन है, इंडिया है, जापान है, साथ ही आपका यूएसए है आपका, और साथ ही कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा मतलब दुनिया के 4 कोने के देश अपने आप को बोलते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, एक साथी हमारे पूछ रहे हैं कि इनको याद कैसे करें। इनको याद करने के लिए दोस्त मैं आपको कभी ट्रिक्स नहीं बता सकता, बनाऊंगा तो 50,000 ट्रिक्स बन जाएंगी संगठन में, कोई मतलब नहीं है उस बात का, ठीक है। आप अपनी ट्रिक्स बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। संगठन में मैं कभी ट्रिक्स नहीं बनाता, और बनाने को बना सकता हूँ, 1000 से ज़्यादा ट्रिक्स बन जाएंगी चीज़ों को रिलेट करने की, फिर आप उनको भूल जाएंगे।
इसीलिए इनको बिना ट्रिक्स के याद करना, बनाओ तो अपनी बना लेना कुछ। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने चुनिंदा चीजें आपको बताई हैं जो याद करनी है, ठीक है। स्थापना 2001 में हुई, सदस्य देश कितने हैं, 9, और नवा देश कौन बना है आपका, ईरान बना है। इसमें स्थान वाली कंट्रीज हैं, ध्यान से देखिए किस किस को छोड़ करके, रूस हो गया आपका, आन तो ईरान में भी है, रूस, भारत, चाइना को छोड़ करके आन वाली कंट्रीज हैं इसमें। भारत 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता की, और वाराणसी उत्तर प्रदेश 2022-23 के लिए क्या बना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, साथ ही आपका पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी, क्या बोलेंगे, सांस्कृतिक राजधानी। इस तरह के छात्रों की जरूरत है। देखो उसने करंट अफेयर्स से पढ़ा हुआ गया प्रसाद ने कि क्वाड के बीच में मालाबार अभ्यास होता है, बहुत शानदार। तो कौन बना आपका आपका बोलेंगे एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी, जो कल्चरल कैपिटल बना आपका या टूरिज्म कैपिटल, वाराणसी। और सदस्य देश कितने हैं, 9, और नवा कौन है, ईरान है संघाई का। WHO क्या बोलेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय, हेल्थ अगर खराब है तो जानलेवा हो जाती है, जेनेवा। प्रमुख है ट्रेडोस। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को, और पहली स्वास्थ्य सभा इसकी कब हुई, जो पहला समिट हुआ हेल्थ समिट, वो हुआ 1950 में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई साथी, इसलिए हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसकी सदस्यता क्या बोलेंगे, कितने देशों के द्वारा ग्रहण की गई, 193। मुझे बताओ वर्तमान में ऐसा कौन सा देश है जो बहुत चर्चाओं में रहा था कि उसने WHO की सदस्यता छोड़ दी थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा कौन सा देश था। जी हाँ भाई साहब, इसमें रीड करने की जरूरत है अजय सिंह जी। आप शायद, मैंने आपको 4 बार आज की कक्षा में समझाया, आप नहीं समझ पाए कि मैंने क्या बात आपको बताई है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल ठीक कहा सरबजीत आपने, इन सब का यही इलाज है। कुछ बच्चे तो एकदम बुद्धू बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं। बुद्धू बच्चे समझते हैं किनको कहते हैं, जिनको ऐसे लगता है कि उनको इमला की तरह पढ़ाया जाए, राम राम, का भाई भाई। ऐसे कैसे भाई आप एडवांस स्टडी करेंगे, ऐसे कैसे स्मार्ट बनेंगे, पीछे रह जाओगे भीड़ में। जिन चीज़ों को टाइम देना उन चीज़ों को टाइम देना है। अब मैं इसको आराम से बोलता रहूं तो आप इसको कई दिन में, हम 10 दिन में करेंगे जाके, फिर कोई मतलब भी है। तो क्या आप बोलेंगे WHO, क्योंकि ये चीज़ें हम कॉमन बचपन से पढ़ते आए, बचपन से नहीं भी पढ़ते आए तो अभी अगर आपकी गलती है नहीं पढ़ा है तो पहले गलती क्या है, तो अभी जो समय मिल रहा है उसको यूटिलाइज करते हुए जल्दी से चीज़ें करनी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। अमेरिका ने इसकी साथी सदस्यता छोड़ दी, क्योंकि कोरोना कहाँ से फैला था, चमगादड़ों से। आपका चाइना ने फैलाया, तो अमेरिका चाइना पर लगातार साथी कोई अटैक करता रहा, ये बोलता रहा कि भैया चाइना इसका दोषी है, चाइना इसका दोषी है। लेकिन WHO ने नहीं बोला कि चाइना इसका दोषी है, तो अमेरिका चिढ़ गया कि ऐसे चाइना को क्यों नहीं बोल रहा ये WHO, तो WHO की सदस्यता ही छोड़ दी, ठीक है। आगे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ये पूरी दुनिया के श्रमिकों का एक संगठन है, और श्रमिकों की भी क्या साथी, जान खतरे में ही रहती है, बेचारे इतने मेहनत करते हैं। स्थापना 1919 में हुई ILO की, हेडक्वार्टर उसका जेनेवा में है। पूरे दुनिया के मौसम विज्ञान को देखने के लिए एक संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मौसम अगर अच्छा नहीं होता तो वो भी जानलेवा हो जाता है, ठीक है। स्थापना 1951, याद करें ना करें, ठीक है। ये भी आपका जेनेवा का, वीपो बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसी कक्षा में आपको समझाया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, जरा बताएं। मैंने कहा कि आप कुछ बनाते हैं, कुछ खरीदते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी हुई। जैसे कि आपने प्लॉट खरीदा, खेत खरीदा, गाड़ी खरीदी, वो संपत्ति है आपकी। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, जो आपने बौद्धिक रूप से स्वयं पैदा किया। मान के चलो आपने कोई पुस्तक लिखी, कोई आपने साथी इन्वेंशन किया, तो वो सब क्या है, वो आपकी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा। जैसे हमारे देश में हम पेटेंट करा सकते हैं, कॉपीराइट करा सकते हैं किसी चीज़ को, कि उस पर फिर हमारा अधिकार हो जाएगा। जैसे हम इंडियंस के बहुत सारे आविष्कारों को यूरोप की कंट्रीज ने अपना पेटेंट करवा लिया,
नीम का पेटेंट अमेरिका के पास में है। नीम से बनने वाले प्रोडक्ट्स के पेटेंट किसके पास में? अमेरिका के पास में है। भारतीय ज्ञान का पेटेंट अमेरिकन्स के पास में है, बहुत सारों का यूरोपियंस के पास में है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है बौद्धिक संपदा, क्या बोलेंगे? वो आपका जेनेवा में स्थापना 1967, ठीक है। FAO इंपॉर्टेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 इसकी स्थापना। पूरी दुनिया में भोजन को लेकर के चिंतित एक संस्था है। मुख्यालय इसका इटली के रोम में है। बहुत पूछे जाते हैं। और यही संस्था है जो खाद्य पुरस्कार देती है। और खाद्य दिवस मैंने आपको कब बताया था, जरा बताएं। तो आपको बताया गया था भैया, कब आपका खाद्य दिवस बताया गया था? 16 अक्टूबर को। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर या उसके आसपास दिया जाता है। FAO द्वारा दिया जाता है। UNNFC अभी आपका यूबी पैट के एग्जाम में पूछा गया, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पैट में पूछा गया, MTS में पूछा गया। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या बोलेंगे? कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UN का तो कुछ याद रखना नहीं। F फॉर फ्रेमवर्क, C फॉर कन्वेंशन। और किस चीज पर कन्वेंशन होता है ये, किस चीज पर ये सभा होती है? क्लाइमेट चेंज पर। पूरी दुनिया में जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है। स्थापित हुआ 1992, जलवायु परिवर्तन के लिए अपनाया गया था। 1995 से इसका जो साथी सेक्रेटरिएट है वो वॉन जर्मनी में है, जर्मनी। यूनेप इंपोर्टेंट संगठन है और अंतिम संगठन है हमारा। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस। UN तो समझ ही गए ना साथी। UN का मतलब कहीं पर भी क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस। EP क्या होगा साथी? एनवायरमेंट प्रोग्राम होगा। क्या होगा? एनवायरमेंट प्रोग्राम होगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप होगा। तो संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है। इसकी स्थापना जून 1972 में। यूनेप का गठन कब हुआ? 1972 में। पर्यावरण सम्मेलन के परिसमाप्त की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नैरोबी में। एक साथी हमारा फिर से आया, उसने पूछा सर ये ज़्यादा हेडक्वार्टर जेनेवा में क्यों है? मैंने बताया ना, ये वही सब हैं जो कक्षा छोड़ के देखते हैं, ठीक है। मेरी किताब साथी जन्मदिन पर आएगी 24 नवंबर। नैरोबी में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सारी संस्थाओं को आप बार बार रीड आउट करना साथी। क्या आपको पता होना चाहिए? जो साथी छोड़ छोड़ के कक्षा देखते हैं उनको मैं फिर से बता देता हूँ। किसी का भी इस्टेब्लिशमेंट ईयर, जो स्थापना वर्ष है साथी, उसका हेडक्वार्टर क्या है और उसमें कंट्रीज कितनी है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि उसमें अभी कौन सी कंट्री रिसेंट में जुड़ी है, कौन सी नई कंट्री है, तो आपको पता होना चाहिए। इतना भर आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसके बाद में साथी हमारा एक मेजर टॉपिक बचेगा, अवार्ड में भी थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी हमको लेनी है, ठीक है। थोड़ा आपका शायद 3-4 दिन का टॉपिक चलेगा। फिर हमारा विविध है, विविध में देखेंगे शायद बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, फिर भी हमारा कोई टॉपिक बचा होगा तो उनको हम विविध में देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, दुनिया भाग रही है भाई, उसी स्पीड से आपको चलना है। नहीं भाई, मैं ऐसा क्यों समझूंगा आमिर? वी ऑल आर इंडियंस। ठीक है, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, ठीक है। एक बार रिसेंट में इसको पहले रिवाइज कर लेना। कल क्लास नहीं होगी तो कल आपका काम रहेगा ऑर्गेनाइजेशंस को एक बार रिवाइज कर ले। अगली बार मैं कोई क्वेश्चन पूछूं ऑर्गेनाइजेशन से या 3 बजे की क्लास में पूछूं तो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, क्योंकि दोस्त स्टैटिक में आपको बार बार बताता हूँ ये फैक्ट्स हैं। जहां जहां ट्रिक्स की जरूरत थी मैंने भरपूर स्टैटिक जीके में तुमको जितनी ट्रिक्स लगानी थी लगाई हैं। जितने इंटरेस्टिंग वे से जो नॉलेज देनी थी आपका ब्रॉड करके वो भी हमने दी है। लेकिन ये जो छुटके टॉपिक हैं, छुटके टॉपिक मतलब इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। लगाने को लगा सकते हैं इनमें, लेकिन वो 0 रिजल्ट मिलने हैं, उसके कोई अर्थ नहीं है उसका, है ना। तो मिलते हैं कल, ओके। थैंक यू, नमस्ते। मतलब कल तो नहीं, नेक्स्ट क्लास जब होगी। जय हिंद।